हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 6 कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स का पार्ट 2। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में खूब एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इसी एंजॉयमेंट को बढ़ाते हुए देखते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत में हम आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। तो हमारा आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट टू सल्यूट एनीबडी, बट इफ़ यू पल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सल्यूट एवरीबडी। दोस्तों, अगर आप अपनी ड्यूटी के साथ में ईमानदारी रखेंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसे अपना 100% देकर पूरा करेंगे, तो दोस्तों दुनिया आपको सलाम करेंगे, आपकी हर जगह वाहवाही होगी। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को, अपने काम के साथ में बेईमानी करेंगे, मक्कारी करेंगे, आनाकानी करेंगे उसे काम करने में, तो दोस्तों आपको पूरी दुनिया को एक दिन सलाम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हम देखते हैं हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में देखा, इंट्रोडक्शन पढ़ा और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन पढ़ा। साथ ही इसके हमने देखी टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एफ.बी. टेलर। हमारे पिछले लेक्चर में जो थ्योरीज छूट गई थी हमारी, उन्हें हम आज कवर करते हैं। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा उसका हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों बाय स्लाइड। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन का हमारे ग्लोब पर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, जिसमें 70.8% हमारा वाटर से घिरा हुआ है और 29.2% लैंड एरिया कवर है। साथ ही साथ हमने देखा था नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है हमारा और साउथ हेमिस्फीयर में वाटर मास ज़्यादा है। इसी के साथ में हमने इनकी पैटर्न किस टाइप से है, ट्रायंगुलर पैटर्न में हमारे ओशन और कॉन्टिनेंट जमे हुए हैं उनको देखा था हमने। और दोस्तों एंटीपेडल अरेंजमेंट के बारे में भी हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने देखा था जो हमारे लोथियन ग्रीन है, एक वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दी थी जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। लेकिन इस हाइपोथेसिस में कुछ कमियां थी, जैसे कि उन्होंने बताया था टेट्राहेड्रल शेप हमारी पृथ्वी का जो कि पॉसिबल नहीं है अर्थ के रोटेशन के साथ मैच करने के लिए दोस्तों। इसीलिए हमारे एफ.बी. टेलर दूसरे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1908-1910 में एक थ्योरी पब्लिश करी जो कि बेस्ड थी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट के उस पे। उन्होंने बताया था हमारे लोरेशिया और गोंडवाना दो हमारे लैंड मासेस थे पहले, जो कि हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे थे, जो कि टाइडल फोर्स ऑफ मून के कारण इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ कमियां थी, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा टाइडल फोर्स ऑफ मून है वो इतना नाकाफ़ी है कि वो इतने बड़े लैंड मास को मूव कर सके, और अगर इतना ज़्यादा अगर उस टाइम पे वो मौजूद रहा होगा तो वो इतना पावरफुल था कि वो पृथ्वी के रोटेशन को ही रोक देता, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए हमने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट करा। और आइए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की नई थ्योरी के साथ में, जो कि है अल्फ्रेड वेगेनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दोस्त, जर्मन जियोलॉजिस्ट ने 1922 में एक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है हमारे पृथ्वी पे, जो जिस प्रकार के हमें सबूत मिलते हैं एविडेंसेस से कि क्लाइमेट हमारे यहाँ पे पहले अलग था, फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ और अभी कुछ अलग क्लाइमेटिक जोन चल रहा है हमारे पृथ्वी पर। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए कि इसके दो ही तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर एक, या तो जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो हमारे फिक्स रहे, अगर कॉन्टिनेंट हमारे स्टेशनरी है तो हमारे जो क्लाइमेटिक जोन है उनको शिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अगर हमारे क्लाइमेटिक जोन रिमेन स्टेशनरी तो हमारे जो लैंड मासेस है उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा अपनी जगह से। जैसा कि हमने देखा था एफ.बी. टेलर की थ्योरी में, उन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंट डिस्प्लेस हुए थे। इसी प्रकार अल्फ्रेड वेगेनर ने भी इस क्लाइमेटिक चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्टिनेंट को मूवमेंट करा, उनको मोशन में लेके आए वो। और इस थ्योरी के अनुसार उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एडवर्ड स्विस, जैसा कि हमने पुराने लेक्चरों में देखा, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर को देखा होगा, अगर आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, उससे आपको और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी।
और उन्होंने एडवर्ड स्विस ने जैसा कि बताया था कि हमारी पृथ्वी सियाल, सीमा और नीफे, मतलब कि ये 3 लेयर होती है पृथ्वी के ऊपर। जो नीफे होती है वो हमारा अर्थ का कोर होता है, उसके ऊपर एक बीच की मिडिल कोर होती है, उसे हम बोलते हैं मेंटल। उसमें होता है सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और तीसरी हमारी लेयर होती है सियाल, मतलब जो कि लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं हम, वो होती है हमारी सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमारे अल्फ्रेड वेगनर जी ने ये बताया था कि जो हमारे जितने भी लैंड मासेस है वो हमारे, उनका एक नाम दिया था, उसका नाम बोला था उन्होंने पेंजिया। उन्होंने ये बोला था कि वो है वाटर की तरह, जैसे वाटर है उसके ऊपर जो हमारी सियाल है, सियाल लिथोस्फीयर है, वो हमारी सीमा जो ओशन का बेसिन है, मतलब जो ओशन है उसके ऊपर तैर रही है विदाउट रेजिस्टेंस। दोस्तों ये बहुत ही एक मतलब सोचने वाली, विदाउट रेजिस्टेंस उन्होंने बताया था, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। मिस्टर वेगनर के अनुसार पूरा एक लैंड मास था वो यूनाइटेड था पहले, उसका नाम उन्होंने पेंजिया रखा था। और वाटर बॉडी थी, उसका नाम पेंथलासा रखा था। पेंथलासा सागर था पूरे ग्लोब के ऊपर फैला हुआ, उसके अंदर एक यूनाइटेड लैंड मास था जिसको पेंजिया बोलता था, पेंजिया बोला गया इस थ्योरी के अनुसार। और ये इसका जब डिस्रप्शन हुआ, जब उसके बीच में क्रैक पड़ा, तो उसमें 2 पार्ट बने जिसे लोरेशिया कहा गया और जिसे हम अंगारा लैंड भी कहा गया इनके द्वारा। और दूसरा पार्ट जो पुरानी थ्योरी के अनुसार गोंडवाना जिसे बोला गया है, इन्होंने भी उसे गोंडवाना लैंड बोला। जैसा कि हमें पहले से पता है, जो हमारा लोरेशिया या अंगारा लैंड है वो उसमें हमारा नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का और एशिया का पार्ट था। जबकि हमारा गोंडवाना का जो पार्ट था उसमें ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है वो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है दोस्तों। और इसी के हिसाब से उन्होंने जो ये थ्योरी दी उसका उन्होंने एविडेंस भी दिए साथ ही साथ में कि ये थ्योरी क्यों हमें मानना चाहिए दोस्तों। उनका कहना था पहले नंबर पे एविडेंस के अनुसार कि जो जिग्सॉ फिट के अनुसार, मतलब ये एक अगर पेंजिया लैंड है, अगर उसमें से कोई भी भाग टूटेगा तो वो इस टाइप से टूटेगा कि उसको अगर वापस से हम जिग्सॉ फिट करें तो वापस से वैसा का वैसा एक यूनाइटेड लैंड का हम बना सकते हैं। तो इन्होंने बताया था जैसे हमारे अटलांटिक ओशन है उसके दोनों कोस्ट है, ये हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका या लेटिन अमेरिका जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वो एक तरीके से एक जिक्सॉ फिट की तरह अगर इनको वापस से जोड़ा जाए तो ये सिमिलर, लगभग सिमिलर जुड़ने की क्षमता रखते हैं, एक जिक्सॉ फिट की रचना करते हैं, पोजीशन बनाते हैं। दूसरा एविडेंस जो इन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि कैलिडोनियन और हर्मेनियन जो माउंटेन सिस्टम है अलग अलग कॉन्टिनेंट पे, उनका जियोलॉजिकल एविडेंस सेम है। मतलब उन जो एक इस माउंटेन पे झाड़ियाँ पाई जाती है, जिस प्रकार के जीव जंतु प्रजातियाँ पाई जाती है पेड़ पौधों की, उसी प्रकार की प्रजातियाँ इस पे भी पाई जाती है, जो जबकि एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे, दूसरा दूसरे कॉन्टिनेंट पे है। इसी प्रकार से अल्पेशियन माउंटेन जिसको नॉर्थ अमेरिका में और आयरलैंड में जो माउंटेन पाए जाते हैं उनमें भी बहुत ही जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ पाई जाती है दोस्तों। और साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी इन्होंने जियोलॉजिकल या ग्लेशियल एविडेंस दिए कि जो यहाँ पे से कुछ ग्लेशियर के नीचे से कुछ जीवाश्म निकले जिनमें सेम पाया गया है, कार्बनी फॉरेस्ट के जीवाश्म थे जो कि। तो दोस्तों अगला हम एविडेंस देखते हैं फॉसिल और वेजिटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे फॉसिल्स पाए गए, वेजिटेशन के रिमेन्स पाए गए, वो सेम इंडिकेट करते हैं कि कभी ना कभी ये दोनों पार्ट एक साथ जुड़े हुए थे किसी पास्ट में। और जो इनकी ड्रिफ्टिंग रेट है वो ग्रीनलैंड की ड्रिफ्टिंग रेट दोस्तों 20 सेंटीमीटर पर ईयर है। और साथ ही साथ लेमिंग माइग्रेशन, इस पर एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ पे, जैसा हम जानते हैं ग्रीनलैंड, फिनलैंड वगैरह, फिनलैंड और एक्सेट्रा, तो वहाँ पे एक पाई जाती है प्रजाति अभी भी लेमिंग्स की। वो माइग्रेशन करते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, जबकि वर्तमान में वेस्टर्न डायरेक्शन में वहाँ पे ओशन पाया जाता है। पर क्यों? क्योंकि उनकी एक आदत सी पड़ गई थी उस टाइम से, जब ये पूरा एक यूनाइटेड मास था तब से ही।
इसीलिए वो हमेशा वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ माइग्रेशन करते हैं दोस्तों, जब भी उनकी आबादी बढ़ जाती है। इसी प्रकार का कुछ एविडेंस उन्होंने, जैसे कार्बोनिफेरस के एविडेंस हम देखते हैं हमारे हिमालय पे काराकोरम रेंज में कोयला पाया जाता है दोस्तों। तो ये क्या है, ये ग्लेशियल एविडेंस है और कार्बोनिफेरस टाइम के हमारे जियोलॉजिकल एविडेंस है, जो कि ये बताते हैं कि कभी ना कभी ये सारे लैंड मासेस आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों इनकी थ्योरी के अनुसार पेंजिया से शुरुआत हुई, लेकिन इनका कहना था कि पेंजिया ही शुरुआत नहीं थी, इसके पहले भी प्री कार्बोनिफेरस पीरियड में भी इस टाइप की ड्रिफ्टिंग हुई होगी, पर उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी बातों की एक्सप्लेनेशन दी है जो कि इनकी थ्योरी के अनुसार सही बैठते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो है इक्वेटोरियल मूवमेंट है। पहली बात तो ये कि जो ग्रेविटेशन है और बायंसी फोर्स, मतलब दोस्तों के जो हमारे बोलते हैं ना हम कि अगर पानी के ऊपर तैरती है तो एक बायंसी फोर्स लगता है, तो वो जो बायंसी फोर्स है, हमारी पृथ्वी का शेप एकदम स्फेरिकल नहीं है। अगर हमारा पृथ्वी का शेप स्फेरिकल होता तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है और बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण हमारा जो बायंसी फोर्स है वो अलग डायरेक्शन में लग रहा है, वो इक्वेटर की तरफ लग रहा है, और हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अर्थ की सेंटर की तरफ। इसलिए हमारे कॉन्टिनेंट में मूवमेंट हुआ इक्वेटर की तरफ अलग अलग डायरेक्शन से, और इसी को इन्होंने बताया कि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के कारण। दूसरा इन्होंने बताया कि जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ इन कॉन्टिनेंट्स का, तो वो किसके कारण हुआ, सन और मून के टाइडल फोर्स के कारण। जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में आ जाते थे और यहाँ पे हमारी पृथ्वी रहती थी, तो जो इनका टाइडल फोर्स काम करता था उसके कारण वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ। इनका कहना इस टाइप से था। और जब ये ड्रिफ्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो ये जो पेंजिया नामक ब्लॉक था ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के दो नाम से अलग अलग दो भागों में डिवाइड हुआ। और इसके बीच में जो पानी जब भरने लगा, जब जैसे आपने देखा होगा कि अगर ये एक लैंड है, मास का कॉन्टिनेंट है, यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट होता है, मान लो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है डिवाइड होने की, तो ये इस टाइप का एक फॉर्म बनाएगा और ये यहाँ से पानी भरना स्टार्ट होगा। तो इसको इन्होंने बोला टेथिस सागर, टेथिस सी। इसके ओपनिंग ऑफ टेथिस सी इस प्रोसेस को कहा जाता है। और इसी से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हुए वेस्टवर्ड की तरफ डिफरेंट रेट से, और एस शेप में हमारा जो इनका देखते हैं हम, ये इस टाइप से हमारा जो नॉर्थ अमेरिका ये यहाँ पे है, जबकि हमारा साउथ अमेरिका यहाँ पे है। तो इनकी जो ड्रिफ्टिंग की रेट थी वो नॉर्थ अमेरिका की ज़्यादा थी, जबकि हमारे साउथ अमेरिका की ड्रिफ्टिंग रेट कम थी, इसलिए ये एस शेप में बन गया। नहीं तो उसके पहले ये जो हमारा अटलांटिक सागर था वो एकदम सीधा था, इनके बीच में ज़्यादा माइन्यूट सा डिफरेंसेस था। इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि जो माउंटेन बने हैं टर्शरी पीरियड में, वो उन्होंने बताया कि जो हमारे एक्सप्लेन इस टाइप से करा, जब वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई हमारे कॉन्टिनेंट की, तो उनका जो फ्रंटल एज था वो रेजिस्टेंस के कारण नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो क्रम्पल्ड हुआ वो फोल्ड बने उसके कारण। और ये सब किसके हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक्स ऑफ सी फ्लोर सीमा। जबकि इन्होंने पहले उसमें बोला था कि जो ये ड्रिफ्टिंग हो रही है, ये फ्लोटिंग हो रही है, ये विदाउट रेजिस्टेंस है, पर इन्होंने माउंटेन बनाने के लिए इस टाइम बोल दिया कि रेजिस्टेंस हुआ, और इस रेजिस्टेंस के कारण रॉकीज एंडीज जैसी माउंटेन चेन का निर्माण हुआ। और सिमिलरली एल्पाइन रेंज ऑफ यूरेशिया भी इसी तरीके से बनी। अब देखते हैं हम, इन्होंने जो ओरिजिन ऑफ आइलैंड आर्क के रूप में जब आइलैंड का जमा देखा हमने, जो प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दिया इन्होंने। उनका कहना था कि जो डिफरेंशियल रेट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग, मतलब अलग अलग रेट से खसक रहे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ कि कुछ रप्चर हुआ और उसमें कुछ जो पार्ट था वो पीछे ही रह गया। और ये सभी जापान, फिलीपींस वगैरह, ये जितने भी आइसलैंड है आर्क के रूप में, उनका इन्होंने एक्सप्लेनेशन इस टाइप से दिया। अब देखेंगे जो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। वेगेनर जी का कहना था कि जो हमारा नॉर्थ पोल था वो डरबन के पास में लोकेटेड था, जबकि जो हमारा पेंजिया का मिडिल भाग है, मतलब हमारा जो पेंजिया आइलैंड है वो वहाँ पे, वो कहाँ पे था, आइस शीट से घिरा हुआ था, और वो साउथ पोल पे हमारा पोजीशन थी उसकी, साउथ पोल पे। और ये सारे पेंजिया में ही हमारे लैंड मास जुड़े हुए, और जब इन्हीं पे ग्लेशिएशन हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो इसके अंदर जम गए।
और प्रेजेंट में हम देखते हैं ब्राज़ील, फाकलैंड, साउथ अफ्रीका और पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे हमें पाया जाता है कि ये हमारे अभी प्रेजेंट में नॉर्थ में है, ये सारे इक्वेटर के जस्ट पास में। फिर भी इस पे ग्लेशिएशन के एविडेंस मिले, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो कि एक ग्लेशियर के पिघलने के कारण बनती है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा इनकी थ्योरी को इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब ये थ्योरी जो हमारी अल्फ्रेड वेगेनर की थी, इसने एक तरीके से रिवोल्यूशन ला दिया जियोमॉर्फोलॉजी की फील्ड में। और पर लेकिन कुछ एरर इसमें भी थी, इसलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, इस थ्योरी को भी नकार दिया गया। तो आइए देखते हैं हम उसमें क्या क्या थी। तो उन्होंने फर्स्ट नंबर पे बताया इसमें जो एरर थी वो है ड्राइविंग फोर्स। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट जा रहे हैं वो किस कारण से जा रहे हैं, अपने कोज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट नियर इक्वेटर, इक्वेटर पे जा रहे हैं अपने बायंसी फोर्स और ग्रेविटेशन के कारण, और साथ में टाइडल फोर्स के कारण। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े मास को इतनी जल्दी मूवमेंट कराने के लिए। दूसरा हमने देखा जब माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस इनको एक्सप्लेन करनी थी तो इन्होंने रेजिस्टेंस को यूज़ कर लिया। सीमा और सियाल जो आपस में फ्लोट कर रहे हैं विदाउट रेजिस्टेंस के, उन्होंने फ्रिक्शन इसके बीच में ला दिया और इसमें बता दिया कि माउंटेन की बिल्डिंग हो गई है, तो इनका कॉन्ट्रास्ट इन व्यू पॉइंट हो गया। और इसी प्रकार हम जो तीसरा देखेंगे तो इन्होंने बताया कि अटलांटिक ओशन है वो कैन नॉट कम्प्लीटली रिफिटेड, मतलब इसके दोनों कोस्ट हमने जैसा कि बताया था कि साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये पूरी एग्जैक्टली एक दूसरे के अंदर जिक्सॉ फिट नहीं बैठती है, तो इससे भी इस थ्योरी की वैलिडिटी में कमी आती है दोस्तों। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करने में भी ये सफल नहीं हो पाए थे कि जो डायरेक्शन है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या रहा डिस्प्लेसमेंट का, कि किस टाइप से ये डिस्प्लेसमेंट हुए इसके सारे कॉन्टिनेंट और किस किस डायरेक्शन में गए, इसको वो क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए दोस्तों। अब दोस्तों बात है 1960 के दशक की, मतलब 1960 से लेके 70 तक की। इस समय में एक नई थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ, एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसको इवॉल्व करने में, इसे प्रूव करने में और इसे एग्जैक्टली बनाने में दोस्तों। तो दोस्तों इस थ्योरी को हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक प्लेट क्या होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इसमें प्लेट किसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब, मतलब जो लिथोस्फेयर है उसकी एक क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल की जो हमारी शेप होगी उसमें, उसको हम प्लेट बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है पूरे ग्लोबल की सरफेस पर धीरे धीरे, जैसे कि आइस शीट मूव करती है ना दोस्तों ग्लेशियर के ऊपर, मतलब प्लेन के ऊपर जैसे ग्लेशियर मूव करता है धीरे धीरे एकदम, उसी प्रकार से ये मूव कर रही है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो कॉन्सेप्ट यूज करे, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है वो पुरानी थ्योरी से ही मैच करती है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, मॉडर्न मॉडिफिकेशन किए गए हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि पता है प्लेट, तो हमारे पूरी पृथ्वी पे कितनी टाइप की प्लेट पाई जाती है, तो दोस्तों 7 तो हमारी मेजर प्लेट है और 20 माइनर प्लेट्स हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी है पैसिफिक ओशन प्लेट, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारी ये पैसिफिक प्लेट, इसी प्रकार से कार्बेरियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये नज्का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये इस टाइप की छोटी प्लेट जो इंडियन प्लेट और स्कोटिया प्लेट। दोस्तों एक अभी लेटेस्ट में हमारी न्यूजीलैंड की जो जिलेंडिया एक आइलैंड की खोज हुई है, नए कॉन्टिनेंटल प्लेट की खोज हुई है, उसे बोलते हैं जिलेंडिया। ये हम देख सकते हैं कि जो हमारी पैसिफिक प्लेट है वो हमारी यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है, और इसी कारण एक रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं, मतलब ज्वालामुखियों की रिंग टाइप बनती है पूरी इस आइलैंड के आर्क में, इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर दोस्तों। अब इस थ्योरी का इवोल्यूशन कैसे हुआ दोस्तों, सबसे पहले बात है 1965 की। एक वैज्ञानिक थे जेटी विल्सन, उन्होंने ही पहली बार प्लेट, ये लिथोस्फेरिक हमारी जो स्लेब रहती है, क्रिस्टल प्लेट रहती है क्लस्टर, उसको प्लेट का नाम दिया इन्होंने। उसके बाद जब 1967 में मैकिंजी और पार्कर करके दो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इसको पेविंग स्टोन थ्योरी एक हाइपोथेसिस दी,
उसी में उन्होंने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है उस पे ओशनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, वो भी कहाँ पे, मिड ओशनिक रिज पे। और साथ में ये डिस्ट्रॉय होती आ रही है कहाँ पे दोस्तों, तो ये ट्रेंचेस, हमारे ओशन के अंदर कुछ ट्रेंचेस है और मिड ओशनिक रिज है, वहीं पे ये हमारी ओशनिक क्रस्ट जो है वो निर्माण हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रही है। और ये जो कुछ भी उन्होंने दिया वो यूलर्स के ज्योमेट्रिकल थ्योरम के ऊपर उन्होंने बेसिक पे प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए दिया दोस्तों। अब जब 1968 में डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और ली पिशोन आए तो उन्होंने इसको और भी इलेबोरेट करा, और आइए देखते हैं हम इसको किस टाइप से इन्होंने इलेबोरेट करा। तो दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा प्लेट मार्जिन्स के बारे में। जो प्लेट मार्जिन रहते हैं ये हमें क्या मदद करते हैं, हमें सिस्मिक एक्टिविटी को जानने में, वोल्केनिसिटी को जानने में, माउंटेन की बिल्डिंग को कैसे फॉर्मेशन हुआ और कैसे फॉल्टिंग हो रही है अभी वर्तमान में, उसको जानने में मदद करेंगे दोस्तों। तो हमारे जो प्लेट मार्जिन्स रहते हैं दोस्तों, ये 2-3 टाइप के रहते हैं। एक हमारा रहता है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ये क्या होता है दोस्तों, वो मार्जिन जो मिड ओशनिक रिज। इसके बाद हमने देखा जैसे कि डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और ली पिशोन ने इसको एलेबोरेट करा 1968 में। तो आइए इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के पहले हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लेट मार्जिन क्या होते हैं दोस्तों। तो प्लेट मार्जिन जो है वो 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, और वो हमारी मदद करते हैं सेस्मिक एक्टिविटी को हमें जानने में, वोल्केनिसिटी को जानने में, और माउंटेन की बिल्डिंग और फॉल्टिंग को जानने में हमारी मदद करते हैं दोस्तों। तो ये हम प्लेट मार्जिन होते क्या हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 3 तरीके के। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जिसे हम डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं, ये होता है दोस्तों जो हमारे ओशनिक क्रस्ट है उसके बीच में एक दरार होती है जिसके अंदर से हमारा मोल्टन लावा बाहर निकलता है, और ये हमारी दूसरी ओशनिक क्रस्ट पे बिसता जाता है दोस्तों। इसे बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, और इसी मार्जिन को बोलते हैं हम दोस्तों कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसके चीज़ का, ओशन के फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ डाइवर्जेंट प्लेट इसीलिए बोलते हैं इसी चीज़ को क्योंकि यहाँ से ओशन का जो हमारा फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, वो दूर जा रहा है दोस्तों, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और दूसरा हमारा जो प्लेट मार्जिन होती है दोस्तों वो होती है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या कंज्यूमिंग या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। मतलब जैसा कि आप समझ चुके हैं, इसमें कंस्ट्रक्टिव में उसी का जस्ट अपोजिट। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि 2 प्लेट आपस में आकर मिलती है और अंदर चली जाती है, हमारे फ्लोर के नीचे चली जाती है, मोल्टन मेटल में मिल जाती है, जो कि हमारी पृथ्वी का गर्म भूभाग है उसमें जाकर पिघल जाती है दोस्तों। और ये होता है कहाँ पर, ट्रेंचेस पे। ये हमारे ओशन के अंदर ट्रेंचेस भी पाई जाती है और रिज भी पाई जाती है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले मेरे जो स्लाइड्स थी उसके आपको एक बताता हूँ मैं डायग्राम। ये दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ईस्ट पैसिफिक राइज, यहाँ पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, और यहाँ साउथ ईस्ट इंडियन रिज। मतलब यहाँ पे हमारे ओशन फ्लोर का निर्माण हो रहा है। और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे कारामेडे ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, ये यहाँ पे हमारी जो रिज है, सी फ्लोर है, वो अंदर मर्ज हो रही है, सबमर्ज हो रही है। ये दोस्तों पूरी पृथ्वी पर कितने टाइप की रिज पाई जाती है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। अब जैसा कि हमने पिछले जो हमारी स्लाइड्स थी उसमें पिछली थ्योरीज में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कॉन्टिनेंटल की ड्रिफ्टिंग तो पड़ी है दोस्तों। अब हम देखते हैं जो हमारे सी फ्लोर है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो उसके 2 कॉन्सेप्ट पे बेस है, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो दोस्तों जो हमारे 1960 में हैरी हेस करके एक प्रोपाउंड वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी की शुरुआत करी थी, वो भी किस चीज़ पे, एक दूसरे वैज्ञानिक डाइटिस्ट थे, उनके कुछ जियोलॉजिकल, पेलियोलॉजिकल, मरीन एविडेंस थे, उनके हिसाब से इन्होंने पैसिफिक ओशन में मेक्सिको से, मेक्सिको पता है ना दोस्तों आपको कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका का नीचे वाला पार्ट मेक्सिको, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया तक इन्होंने स्टडी करी। तो इन्होंने क्या दोस्तों फाइंड करा कि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड मैग्नेटिक स्ट्रिप पैटर्न पाए जाते हैं। मतलब इसमें अंदर इन्होंने देखा कि जो हमारा सी फ्लोर है इसमें यहाँ की मैग्नेटिक
स्ट्रिप एक तरह की है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सब एक वेल डिफाइंड पैटर्न में हो रहा है, कुछ अलग ऐसे नहीं कि रेंडमली किधर भी, एक पूरा वेल डिफाइंड पैटर्न है इसका दोस्तों। जब ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने करा तो उन्होंने देखा कि इन्होंने इसका क्या कंक्लूजन दिया दोस्तों। इन्होंने ये बताया कि जो हमारी मिड ओशनिक रीज है वो कहाँ पर स्थित है, वो है थर्मल कन्वेक्शन करंट। मतलब अगर माने जाए कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है तो इसके अंदर कुछ थर्मल कन्वेक्शन करंट चल रही होगी। ये यहाँ से यूँ इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे चल रही है, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे चल रही है, ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन इस साइड है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी मिड ओशनिक रीज है, ये वाली जो पोजीशन है इसकी, वो वहाँ पे क्या है, हमारे मिड ओशनिक रीज है, और इसी से मोल्टन लावा बाहर निकल रहा है दोस्तों। और ये लावा क्या होता है, धीरे धीरे कूल होता है। अब जब यहाँ से लावा निकला यहाँ पे गिरा, लावा निकला यहाँ पे गिरा, अब यहाँ पे पानी है और उसके धीरे धीरे उसने हीट रिलीज करी तो ये धीरे धीरे सॉलिडिफाइड हुआ, और इसी प्रकार क्या होता है, फॉर्म अ न्यू क्रस्ट अलोंग द ट्रेलिंग एंड्स ऑफ मिड ओशनिक रीज। और इसी प्रकार से हमारे नए ओशन फ्लोर का निर्माण होता है। जो हमारी मिड ओशनिक रीज है वहाँ का अगर आप ओशन फ्लोर की आप मैपिंग करेंगे, एजिंग करेंगे उसकी, तो आप देखेंगे ये सबसे हमारा न्यू एज का है, लेटेस्ट में हमारा फॉर्म हुआ है। और इसी ऑब्जर्वेशन को जब इन्होंने आगे बढ़ाया तो इन्होंने क्या देखा दोस्तों कि ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो रहा है, ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ओशनिक ट्रेंच पे। इससे इनको ये प्रूव हो गया कि जो हमारा ओशन फ्लोर है वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में है। हमारे जो हमारा ओशन का फ्लोर है वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में धीरे धीरे गति कर रहा है वो। और इन्होंने बता दिया आज वर्तमान में भी गति कर रहा है, पुराने टाइम पे भी गति कर रहा है, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई है वो इसी कारण से हुई है दोस्तों। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था ये बहुत ही ज़्यादा सही था, इसको 100% माना गया दोस्तों। और इसके बाद आए V.G. वाइन एंड मैथ्यू, ये दो हमारे सर्वेयर थे, दो हमारे वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या सर्वे करा, कार्लसबर्ग रीज जो कि हमारे इंडियन ओशन में है दोस्तों, उसका इन्होंने सर्वे करा। तो इन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक जो स्ट्रिप है दो मिड ओशनिक रीज के दोनों साइड पे, तो वो सेम पैटर्न में जो हमारे हेरी हेस थे उन्होंने एक तरफ की रीज का सर्वे करा था, और उन्होंने देखा कि ये वेल डिफाइंड पैटर्न में तो है। पर जो हमारे नए वैज्ञानिक आए V.G. वाइन और मैथ्यू, उन्होंने क्या बताया कि जो मिड ओशनिक रीज है उसके दोनों तरफ ये बराबर सेम पैटर्न में आ जा रही है दोस्तों। ये मिड जो स्ट्रिप है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये सेम पैटर्न में, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे अगर नॉर्थ नेगेटिव वाली है तो इधर से 3 किलोमीटर साउथ पे भी नेगेटिव वाली ही आपको प्लेट मिलेगी। और दोस्तों ये हमारी जब इन्होंने डिस्कवर करा तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम ये सेम जो मैग्नेटिक पैटर्न है, इन्होंने बताया कि जो हमारी जब पृथ्वी में से लावा निकलता है और वो बिछना स्टार्ट करता है तब, और हमारी जो पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जैसे कि आपको पता है कि हमें हर साल 200 मीटर के लगभग हमारा मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो जाता है अपनी स्थान से। तो ये कई वर्षों में जब शिफ्ट होके पूरा इन रिवर्स हो जाता है दोस्तों। तो जिस टाइम पे ये पहले नॉर्मल था, तो नॉर्मल के टाइम पे मान लो ये मिड ओशनिक रीज के पास, ये हमारी मिड ओशनिक रीज है, इसके आसपास ये हमारी एक प्लेट बन गई। अब फिर थोड़ी दिन बाद क्या हुआ कि ये प्लेट धीरे धीरे आगे खिसकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होने के कारण, और ये यहाँ पे आ गई। अब इसी वक्त क्या हुआ कि जो यहाँ पे नई प्लेट बन रही थी, उस टाइम पे मैग्नेटिक जो पोल था अर्थ का वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका था। तो इसका जो डायरेक्शन था मैग्नेटिक पोल का और इसका डायरेक्शन था मैग्नेटिक पोल का, ये जस्ट अपोजिट हो गया दोस्तों। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हम इनका आइसोकॉर्न, इसको और इसको आइसोकॉर्न बोलेंगे, जो सेम मैग्नेटिक क्वालिटी रखती है जो स्ट्रिप्स, उनको आइसोकॉर्न बोलते हैं हम। तो और उनके बीच की अगर डिस्टेंस हम माप ले तो इससे हमें रेट ऑफ स्प्रेडिंग पता चल जाएगी दोस्तों, सही है ना। और अगर इसी से एज भी हम निकाल सकते हैं और किस रेट से हमारे जो ओशन है उसका फ्लोर स्प्रेड हो रहा है ये भी हमें पता लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मैग्मा है। यहाँ पे जो हम देखते हैं नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो हमारे इस कलर से इस कलर से इस कलर से इस कलर से बताइए, जबकि जो हमारी रिवर्स मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो हमारी वाइट कलर से शो करी है दोस्तों यहाँ पे। और ये पूरे हमारे सी फ्लोर में होता है।
अब इसका रीज़न जो बताया है वो क्या बताया उन्होंने कि जो थर्मल करंट चलते हैं अंदर, उसके कारण यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है दोस्तों। अब तक की थ्योरी में आपने बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसके बेसिक जान चुके हैं। तो मैं दोस्तों चाहूँगा कि जो अब अगला एक आप होमवर्क लिख लीजिए आज के लिए, कि जो प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट है तो उसको आप खुद पढ़ेंगे, खुद तैयार करेंगे। और अगर उसमें कुछ आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, मैं उसे पूरी तरीके से सॉल्व करूँगा आपको और बताऊँगा, और वो भी जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि जो पेंजिया 1 और पेंजिया 2, ये इस टाइप से अगर हमारा एक मास था पेंजिया, तो उसका डिस्रप्शन हुआ और कैल्सिडोनियन माउंटेन का निर्माण हुआ जब ये दो आपस में टकराए पार्ट। तो और इसी प्रकार से हर्सियन माउंटेन का निर्माण हुआ जब ये दो अलग अलग प्लेटें टकराई ना, कॉन्टिनेंट वाली, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के हिसाब से आपन ने देखा तो उसी जैसे। और इसी टाइप से जो इसका नए अभी प्रेजेंट बेसिस में हमारा ये वाला पार्ट बन चुका है। इसी को अगर हम ग्लोब पे देखें तो ग्लोब पे ये इसी टाइप से दिखेगा कि ये पहले पेंजिया था, ये धीरे धीरे हमारा लॉरेशिया और गोंडवाना में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा ओपनिंग ऑफ टेथेसी हुआ। और इसी प्रकार से जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका जैसे हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन का निर्माण हुआ दोस्तों। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत ही कुछ सीखा। इसका मैं चाहूँगा आपसे कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और ये लेक्चर थोड़ा बड़ा ज़रूर हो चुका है, पर इस छोटे से लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि आप लेक्चर को पूरा देखिएगा। और अगर आपने पूरा लेक्चर आप देख चुके हैं अभी यहाँ तक, तो आइए हम डिस्कस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी इसमें उनके बारे में। पेंजिया, जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड फॉर्म ऑफ ऑल लैंड मासेस, पूरा एक जो लैंड मास था उसको पेंजिया कहा है एजी वेगनर ने। और ओपनिंग ऑफ टेथेसी, जब ये पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ और गोंडवाना और अंगारा लैंड बना तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होने के कारण एक सी का निर्माण हुआ जिसे टेथेसी कहा गया। पेंथलासा, जो सबसे पहले ह्यूज वाटर बॉडी थी उसे पेंथलासा कहा गया। और हमने इसके पुराने लेक्चर में देखा लैंड हेमिस्फीयर और वाटर हेमिस्फीयर की परिभाषा देखी। तो जैसा कि हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड मास का डोमिनेंस है, तो इसे लैंड हेमिस्फीयर बोला जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर मास का डोमिनेशन ज़्यादा है, ओवर डोमिनेशन है, तो इसलिए वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। और जो हमारे एजी वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने फ्लाइट फ्रॉम द पोल करके एक वर्ड यूज़ करा था। उसका मतलब होता है जो हमारे कॉन्टिनेंटल ब्लॉक का मूवमेंट हुआ था पोल से दूर, उसे इन्होंने बोला था फ्लाइट फ्रॉम द पोल। तो दोस्तों आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क का यूज़ कंटिन्यू करते रहें और जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोस्तों आज अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही साथ मुझसे आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।